दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आदिकालीन और मध्यकालीन हिंदी कविता के बारे में। तो ये जो है कविताएं यूजीसी नेट इकाई 5 में जो दी गई है हिंदी कविता, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो भी आधुनिक कविताएं थी उसके ऊपर मैं आप सभी का वीडियो बना के दे चुकी हूँ। तो आप सभी को इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके उन कविताओं को देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप मेरी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी आपको हिंदी कविता जो है आधुनिक हिंदी कविता नाम से मिल जाएगा। आज हम आदिकालीन कुछ कविताओं को ले रहे हैं जो इकाई 5 में दी गई है। तो सबसे पहला है रेवा तट, जो पृथ्वीराज रासो काव्य है उसके अंतर्गत रेवा तट जो सर्ग है वो हमें पढ़ना है। ये रचना जो है चंद जी की है और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद जी मित्र थे। तो चंद जी ने अपने मित्र पृथ्वीराज के बारे में बताया है, तो उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसका सर्ग है रेवा तट। ये हमें पढ़ना है। तो इसको शुक शुकी संवाद से प्रारंभ माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है मैं आप सभी को यहाँ बता रही हूँ, पूरा कविता नहीं पढ़ा रही हूँ, उसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो बता रही हूँ। इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संवाद शैली की रचना माना है। इसका प्रारंभ शुक शुकी संवाद से माना है। पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग की संख्या है वो है 69, ये आप ज़रूर देखिए। और रेवा तट जो है इसका 27वां सर्ग है। इसमें पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन गौरी के रेवा तट पर होने वाले युद्ध का वर्णन है। तो ये हो गया इसका विषय। वर्ण विषय क्या है इसका, कि दोनों का जो युद्ध होना था उसका वर्णन है। तो शहाबुद्दीन को पता चलता है अपने गुप्तचरों से कि रेवा तट पर पृथ्वीराज चौहान जो है आखेट करने के लिए आए हुए हैं। तो वह जो है हमला करने का जो है प्लान बनाता है और उस पर हमला कर देता है पृथ्वीराज चौहान पर शहाबुद्दीन। परंतु पृथ्वीराज जो होते हैं वो इस बात के लिए तत्पर हो जाते हैं युद्ध के लिए और अपनी सेना जो है अच्छे से तैयार कर लेते हैं और उल्टा क्या करते हैं, वो शहाबुद्दीन को ही हरा देते हैं, उनकी सेनाओं को अस्त व्यस्त कर लेते हैं और शहाबुद्दीन को बंदी बना लेते हैं। तो इसी का वर्णन इस काव्य में किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये युद्ध का वर्णन है, तो इसका रस हो गया वीर रस। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। तो ये हो गई इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। अगला है खुसरो की पहेलियां और मुकरियां। तो ये अमीर खुसरो जी की है। तो अमीर खुसरो, उनकी जो पहेलियां और मुकरियां हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं ये प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें हम इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहेलियां और मुकरियां जो है वो एक अलग चीज़ आ सकती है। इससे में कोई भी पहेलियां या मुकरियों के बारे में आपसे पूछ लिया। मेन जो है आपको अमीर खुसरो की का जो जीवन काल है वो पढ़ लें, इनकी रचनाएं। तो इनका मूल नाम जो था वो था अब्दुल हसन और इनका जन्म जो है सन 1255 ईस्वी। तो एक प्रश्न हो सकता है इनका वास्तविक नाम क्या था। और ये जो सन है, तो अगर पिछले वर्ष की प्रश्न पत्र को अगर देखा जाए कुछ वर्षों के, तो आदिकाल के जो कवि हो गए जैसे विद्यापति हो गए, चंद अमीर खुसरो, इन सब का सीक्वेंस जो है रचना काल के अनुसार या प्रकाशन जन्म वर्ष के अनुसार इनको क्रम से लगाना आता है। हाँ, तो अगर प्रश्नों की चर्चा की जाए तो इनको क्रम से लगाना आता है। तो ये देख लीजिएगा। इनका उपनाम जो है वो तुर्के अल्लाह या तोताए हिंद था। तो प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि तोताए हिंद किसे कहा जाता है। इनके गुरु का क्या नाम था, निज़ामुद्दीन औलिया। अपनी भाषा के लिए इन्होंने हिंदवी का उल्लेख किया है। तो देखिए यहाँ हर पॉइंट से आपको एक प्रश्न दिखाई देगा, जितने भी यहाँ पॉइंट हैं वहाँ उन सब से एक प्रश्न दिख रहा है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो ये सारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, एक एक शब्द जो है वो प्रश्न जो है इनसे बनता है। तो आप किसी को भी ना छोड़े, पूरा वीडियो देखिए, हर पॉइंट जो है वो महत्वपूर्ण है। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो खालिक बारी है और खालिक बारी जो है एक शब्दकोश है। तो पूर्वत जो परीक्षाएं हैं उसमें आ चुका है कि खालिक बारी क्या है और किसकी रचना है। और इनकी दूसरी रचना है नूह सिपहर। इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में वर्णन किया गया है।
राम कुमार वर्मा ने इनको अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। मुख्यतः जो खुसरो प्रसिद्ध हैं वो अपनी पहेलियों के लिए प्रसिद्ध है। अब ये मुकरियाँ क्या होती है, तो यह वह विधा है जहाँ प्रश्नकर्ता के द्वारा दो अर्थ के उत्तरों के क्रम में पहले उत्तर से मुकर जाने की, जैसे कि नाम ही से मुकर पता चलता है तो मुकर जाना, तो मुकरियाँ। इसका उदाहरण यहाँ लिया गया है, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोए, मीठा लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। तो यहाँ इसका आंसर भी हमें यही मिल जाता है कि वो कहता है कि वह आवे तब शादी की, जब वो आता है तो शादी होता है, उसके बिना दूजा, उसकी जगह पे कोई और दूसरा नहीं लग सकता, उसकी बोली जो है सबको मीठी लगती है। तो प्रश्न पहला पूछे कि क्या वो साजन है, तो पहले ही उत्तर से मुकर गए हैं कि साजन नहीं है, वो ढोल है। इसी प्रकार से पहेलियाँ देख लीजिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उत्तर है आकाश। तो इस प्रकार से उनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। अब अगले कवि हैं हमारे विद्यापति, जिनकी विद्यापति की पदावली है। तो कुछ पदावली जो है वो दी गई हुई है प्रश्न संख्या, तो उन पदावलियों को आप एक बार व्याख्या ज़रूर देख लीजिएगा। मुख्यतः हो सकता है कोई पदावली दे के पूछ ले किसकी पदावली है, या उनका जो भाव है, विषय है, वो किस पर आधारित है, श्रृंगारिक है, या उसमें राधा कृष्ण का वर्णन है, या जो है यौवन का वर्णन है। तो इस प्रकार से इनकी जो वयः संधि का वर्णन जो है, यौवन का वर्णन वयः संधि करके आएगा। तो इस टाइप से आपको इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो वो आप एक बारी ना उनको ज़रूर देख लेना। तो यहाँ हम विद्यापति जी के बारे में कुछ बातें देखते हैं। तो विद्यापति को आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है। कीर्तिलता व कीर्ति पताका उनकी अवहट्ट रचना है। विद्यापति की पदावली उनके यश का आधार है। तो मुख्यतः जो है वो अपनी पदावली के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। पदावली में भक्ति और श्रृंगार के पद हैं। पदावली की भाषा जो है वो मैथिली है। विद्यापति जो मूलतः थे वो शैव भक्त थे, यानी कि शिव जी के वो भक्त थे, लेकिन राधा कृष्ण के प्रेम में रमी है। तो उनकी रचनाएं जो है पदावली है, उसमें में राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन मिलता है। निराला जी ने पदावली को नागिन की मादक लहर कहा है। पदावली जो है एक गीति काव्य है। पदावली के कारण ही विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो ये मुख्य बात हो गई कि क्यों कहा जाता है, पदावली के कारण। पदावली में राजा शिवसिंह एवं लखमा देवी का प्रतीकार्थ उल्लेख मिलता है। तो कई जो पदावली हैं उसमें हमें इन दोनों का मिल जाएगा। पदावली में के कारण ही विवाद है कि विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारिक कवि। तो पदावली की जो रचनाएं हैं वो कुछ भक्ति के हैं तो कुछ श्रृंगारिक के हैं, तो इसी कारण ये विवाद है। तो विद्यापति को इस कारण कुछ लोग रहस्यवादी, कुछ श्रृंगारिक और कुछ भक्त कवि मानते हैं। तो प्रश्न इस पे भी आ सकता है। तो रहस्यवादी कवि मानने वाले हैं जॉर्ज गैरिसन। श्रृंगारिक कवि माना है शुक्ल, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी, बच्चन सिंह और हरप्रसाद शास्त्री ने। ऐसे ही भक्त कवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैतन्य महाप्रभु और श्याम सुंदर दास जी ने। तो आज मैं इतने ही टॉपिक्स जो है वो ले रही हूँ, बाकी सारे आपको अगले वीडियो में करा दूँगी। तो आज का विषय आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विद्यापति के ऊपर मैंने आप सभी को 50 या लगभग 50 प्रश्न उत्तर जो है वो मैंने कराए हुए हैं। आप सभी उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न वो भी इम्पॉर्टेंट है जो विद्यापति पर आधारित है, और अक्सर एक न एक प्रश्न जो है विद्यापति पर आता ही है। तो चलिए इसी प्रकार से बाकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।